इस वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंधु तंत्र से शुरू करेंगे। सिंधु तंत्र हमारा अधिकांश जम्मू कश्मीर से होते हुए गुजरता है। सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील से, जो तिब्बत के अंदर पड़ती है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। उसके बाद आती है झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, बनास और सतलज। अब इनका ऑर्डर याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। सिंधु आपको याद रहेगी कि हम सिंधु तंत्र पढ़ रहे हैं, तो सिंधु नदी आपको हमेशा याद रहती है, ये सबसे ऊपर रहेगी। उसके बाद झेलम को हम जे से डिनोट कर सकते हैं, चेनाब को सी से, रावी को आर से, बनास को बी से और सतलज को एस से डिनोट कर सकते हैं। तो ट्रिक हमारी ये है कि आप सभी ने जेसीबी का नाम सुना होगा, जेसीबी मशीन। जेसीबी मशीन आपको याद रखनी है। सिंधु को छोड़ने के बाद, सिंधु नदी को छोड़ने के बाद जे, सी और बनास का बी, रावी और सतलज को एक बार छोड़ देना आपको। जेसीबी से आपको क्या याद रखना है? झेलम, चेनाब और बनास। रावी और सतलज को आपको याद रखना है आर और एस, यानी बी के ऊपर जस्ट ऊपर आर और उसके बनास के जस्ट नीचे बी के नीचे एस, आर एस आपको घुसा देना है। तो सिंधु नदी और उसके बाद जे, सी, बी और रावी का आर और सतलज का एस। तो इस तरह आप सिंधु तंत्र की नदियों को याद कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा ब्रह्मपुत्र तंत्र को। ब्रह्मपुत्र भी हमारी मानसरोवर झील से शुरू होती है और ये तिब्बत से होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश में इंडिया के अंदर एंटर करती है और ये बहती हुई बंगाल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के अंदर यरलुंग जंगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यरलुंग जंगपो और सांग या सांगपो के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है, सांगपो और यरलु जंगपो। उसके बाद जैसे ही ये तिब्बत में प्रवेश करती है, जैसे ये तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, तब तो उसको यहाँ पर दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग बोला जाता है, दिहांग, दिहांग बोला जाता है। और जैसे ही यह बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसके नाम चेंज हो जाते हैं। वो हम गंगा तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। अब इसकी सहायक नदियां आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। अब सहायक नदियों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी राइट साइडेड सहायक नदी कौन सी है और लेफ्ट साइडेड सहायक नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसको आपको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ आप अपना मुंह करके खड़े हो जाइए और आपके दाएं हाथ की तरफ जो नदियां पड़ती हैं वो दाएं हाथ की सहायक नदियां होती हैं, और जो बाएं हाथ की तरफ नदियां पड़ती हैं वो आपके बाएं हाथ की बाएं सहायक नदियां होती हैं उस नदी की। जैसे कि अब ब्रह्मपुत्र ये नदी है, इसके बहने की दिशा की तरफ मैं अपना मुंह करके खड़ा हो जाऊं तो मेरा राइट हैंड साइड हमारा इस साइड में होगा और मेरा लेफ्ट हैंड साइड मेरा इस तरफ होगा। तो दाएं सहायक नदियां कौन सी होंगी? ये सारी। और बाएं सहायक नदियां कौन सी होंगी? ये सारी। तो सबसे पहले हम दाएं सहायक नदियां पढ़ते हैं। दाएं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी? तीस्ता, मानस, कमेंग, सुवनसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की दाएं सहायक नदियां हैं। तीस्ता, मानस, कमेंग, सुवनसिरी। आप इनको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह बाएं हाथ की तरफ हमारी कौन कौन सी आती है? दिबांग आती है, लोहित आती है, कपेली और बराक। बराक को बराक ओबामा से याद रख सकते हैं आप। दिहांग और दिबांग एक जैसी से नाम है, तो आप दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है और इसकी दिबांग हमारी बाईं सहायक नदी है।
लोहित, लहू, खून से आप इसे याद रख सकते हैं लोहित, और कपिली, इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। इसके बाद हम आते हैं हमारे गंगा तंत्र पे। गंगा तंत्र को पढ़ने के लिए हम गंगा का ओरिजिन कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। शुरुआत हम इसके ओरिजिन से करते हैं। हिमालय से हमारी कुछ प्रमुख नदियां निकलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। ये जहां पर मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग, और उसी के आगे से हमारी गंगा का उद्गम होता है। अलकनंदा और भागीरथी के मिल जाने से देवप्रयाग बनता है, संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। उसके बाद में गंगा नदी शुरू हो जाती है। उससे पहले भी कुछ नदियां मिलती हैं अलकनंदा से, जैसे मंदाकिनी जहां मिलती है उस संगम को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। पिंडार नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो उस संगम को बोला जाता है कर्णप्रयाग, और धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है उस संगम को कहा जाता है विष्णुप्रयाग। तो ये आपको याद रखना है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद में से ही गंगा नदी शुरू हो जाती है। अब गंगा नदी हमारी ये है, यहाँ से इस तरह होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा जो नदी है उसके अब हमें बाईं सहायक नदियां और दाईं सहायक नदियां निकालनी है। तो हम गंगा के जिस तरफ बह रही है उस तरफ हम अपना मुंह करके खड़े होंगे, तो हमारा दायां हाथ इस तरफ होगा तो ये दाईं सहायक नदियां हैं, और बायां हाथ हमारा इस तरफ होगा तो ये बाईं सहायक नदियां हैं इसकी। तो गंगा की सबसे प्रमुख दाएं हाथ की सहायक नदी है यमुना। अब यमुना की खुद की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा और केन। ये आपको याद रखना है, चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियां हैं, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद आती है हमारी सोन नदी, गंगा की सहायक नदी। उसके बाद हमारी आती है हुगली नदी। हुगली नदी भी गंगा की सहायक नदी है, और हुगली से मिलती है हमारी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाएं हाथ की गंगा की सहायक नदियां कौन सी हुई? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बिहार में बाढ़ें आती है, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी के कारण बंगाल के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, तो इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जब गंगा नदी हमारी बांग्लादेश में एंटर होती है तो उसे पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। ये दोनों नदियों का जब संगम होता है तो उसके बाद में ये नदी मेघना बन जाती है बांग्लादेश के अंदर। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। इस तरह हमारे गंगा तंत्र पूरा हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे दक्षिण भारत की नदियों को। दक्षिण भारत की नदियों में ये 3 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारी नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। माही, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदियां हमारे भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और बाकी सारी नदियां हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं पूरे भारत में, और ये 3 नदियां हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। सॉरी, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं ये 3 नदियां हमारी। तो माही नदी, सबसे पहले माही नदी के बारे में एक तर्क और आपको याद रखना है कि ये कर्क रेखा जो गुजरती है भारत से इस तरह, तो ये अकेली ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी एक बार यहां से जब गुजरेगी, कर्क रेखा इस तरह गुजरती है यहाँ से, तो यहाँ पर ये काटती है, फिर ये वापस ऐसे आती है तो यहाँ पर एक बार फिर काटती है, तो ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। उसी तरह नर्मदा नदी, यहाँ हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, यहीं से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा नदी की सहायक नदियां आपको ये याद रखनी है,
ओरसंग, तवा, शेर। आप इन्हें 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ओरसंग, तवा, शेर नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसी प्रकार ताप्ती नदी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सतपुड़ा की पहाड़ियों की से निकलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं महानदी पे। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदियों में से है। महानदी की सहायक नदी है हमारी तेल, ये याद रखना है। गोदावरी, गोदावरी इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण भारत की, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में काउंट की जाती है, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। तो इस तरह है गोदावरी नदी हमारी आती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आती है पेनगंगा, पर्णहिता, इंद्रावती। इसकी और भी सहायक नदियां हैं जो है पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, वेनगंगा। आपको ये याद रखना है, इन्हें आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में आपके याद हो जाएंगे। आप इनके नोट्स बनाइए और उस नोट्स को आप बार बार पढ़िए, रोजाना पढ़िए। तो आप 3-4 दिन अगर इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में सारी नदियां फिट हो जाएंगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इन्हें डायग्राम से, मैप की सहायता से आप बनाएंगे तो ये आसानी से आपको याद होंगी। उसके बाद आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? भीमा, कोयना, तुंगभद्रा। कृष्णा नदी कृष्ण भगवान से रिलेटेड आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। और कृष्ण महाभारत में कौन थे? भीम थे, तो भीम भी इसकी सहायक नदी है, कृष्णा की नदी। कोयना, कोई बात नहीं, इससे आप याद रख सकते हैं, भीम ने कहा कोई बात नहीं, तो कोयना। इस तरह आप इस तरह रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना कृष्णा की सहायक नदी हैं। उसके बाद हम आते हैं अपनी कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह हमने हमारी भारत की लगभग सभी नदियों को हमने पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण नदियों को पढ़ा है हमने। इस तरह हमने सभी महत्वपूर्ण नदियों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आप इन्हें सारी नदियों को मैप की सहायता से बनाकर 3-4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये जरूर याद हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।